गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब लोगों का 10th का रिजल्ट आ चुका है। आशा है आपकी आशा के अनुरूप आपका रिजल्ट आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो हमें कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा कोई अंतिम रिजल्ट नहीं है। क्योंकि 10th क्लास का रिजल्ट हमारे रिजल्ट की पहली सीढ़ी होती है जिस पे सबकी नज़रें होती हैं। आगे अभी और बहुत सारे रिजल्ट देने हैं, तो आगे के रिजल्ट से अपने इस 10th के रिज़ल्ट को कंपेयर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि अगर हमें 10th में अगर कुछ पिछड़ गए तो आगे के हमारे जो एम हैं उनको ही अपन चेंज कर लें। एम अपने वही रखने हैं, पर अपनी मेहनत को उस एम के अकॉर्डिंग करना है। तो अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले से ही ये सोच रखा है कि उन्हें आगे जाके किस स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है, क्योंकि 10th तक आप सभी बुकें पढ़ते आए हो। अब 11th क्लास में आप लोगों को आगे ये डिसाइड करना होगा कि आपके जो 3 ग्रुप बनते हैं, कला वर्ग यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, उसमें से आप किस फील्ड को सेलेक्ट करना चाहते हो। तो आप अगर विज्ञान वर्ग को यानी साइंस को सेलेक्ट करते हो तो ये मान लीजिए आप इन टॉपेस्ट ग्रुप में हो। मैं ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट में वो ये नहीं है कि जॉब के लिए ही या कोई हायर क्वालिफिकेशन हायर जॉब के लिए ही साइंस को सिलेक्ट किया जाता है। होता क्या है, जनरली अगर साइंस का स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेहनत करे तो उसमें वो मेहनत की आदत बन जाती है और उसकी लाइफ एक डिसिप्लिन वाली लाइफ हो जाती है, रेगुलेशन वाली लाइफ हो जाती है, अगर आप सीरियसली लेके थोड़ा साइंस को पढ़ो। क्यों? क्योंकि साइंस की सबसे बड़ी कहानी यही है कि कोई किसी के लिए कुछ कठिन नहीं होता है। अगर आप लगातार मेहनत करो और डिसिप्लिन में रहो और लगातार अपनी क्लासेस ज्वाइन रखो तो आपको लिए सबसे इजी यानी आर्ट्स और कॉमर्स से भी इजी क्या हो जाएगी, साइंस हो जाएगी। तो आज हम आपको विज्ञान वर्ग यदि आप लेते हो, देखिएगा अगर आप 11th में जाके साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हो तो साइंस स्ट्रीम को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास में 2 ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप होगा वो होगा बायो ग्रुप यानी कि जीव विज्ञान वाला ग्रुप, और एक ग्रुप होगा वो होगा मैथ्स ग्रुप यानी कि गणित वाला ग्रुप। इसके अलावा अब तो जो नई शिक्षा नीति बनी है उस नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग हम साइंस वाले स्टूडेंट भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल ये पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री के साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, पॉलिटिकल भी पढ़ सकते हो, लेकिन उनको अभी टाइम होने में फॉलो लगेगा। और मेरा एक यही कहना है कि जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं, क्योंकि अगर हमें आगे गवर्नमेंट जॉब में जाना है और में जाना है तो ये रेगुलर कोर्सेज हमारे लिए ही हेल्पफुल रहते हैं। क्योंकि एक बार देखो माइक्रोबायोलॉजी, जो सूक्ष्म जैव तकनीकी, ऐसे बहुत सब्जेक्ट आए थे, लोगों ने ले लिए, लेकिन अब उनके लिए गवर्नमेंट के पास कोई वैकेंसी नहीं है। इसलिए अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना हो तो हमें अपने रेगुलर सब्जेक्ट के साथ ही रहना चाहिए। और जब ये पूरी तरीके से फॉलो होने लग जाए, गवर्नमेंट स्कूलों में इनकी वैकेंसी बनने लग जाए या प्राइवेट फील्ड में भी ये सब्जेक्ट हो जाए, तब तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकती है। साइंस में आपको एक तो बायो यानी जीव विज्ञान ग्रुप मिलेगा और एक ग्रुप मिलेगा वो आपको मिलेगा गणित वाला ग्रुप। अगर आप इन दोनों ही ग्रुप को लेते हो तो आपको बायो ग्रुप में भी 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा आपको भौतिक विज्ञान, जिसको अपन फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा वो होगा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, और थर्ड जो आपका सब्जेक्ट होगा जिसके बेसिस पे आपका ग्रुप बना है जो बायो सेलेक्ट करते हैं, उनको पढ़नी होगी जीव विज्ञान, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। अगर कोई मैथ्स ग्रुप सेलेक्ट करता है तो मैथ्स ग्रुप में भी देखिएगा आपको ये 2 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। लेकिन आपका जो तीसरा सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, मैथ्स यानी कि गणित हो जाएगा। अब अगर आप मैथ्स फील्ड सेलेक्ट करते हो तो आपके लिए जो बड़ी एग्ज़ाम होती है वो हो जाती है आईआईटी की, और अगर आप बायो फील्ड सेलेक्ट करते हो तो आपके लिए जो बड़ी एग्ज़ाम होगी वो कौन सी होगी, नीट की। मतलब मेन बड़ी एग्ज़ाम यही मानी जाती है
कि बायो के अंदर मेन बड़ी एग्ज़ाम मानी जाती है जो आपके कैरियर का सिलेक्शन करती है, नीट की, और मैथ्स में जो आपके लिए सबसे बड़ी एग्ज़ाम मानी जाती है मैथ्स के स्टूडेंट के लिए वो होती है IIT की। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये दोनों फील्ड लो तभी साइंस लेना सार्थक है। क्यों? क्योंकि साइंस को आप ऐसे मत लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट के पे पड़ोस वाले, घर वाले, ठीक है, रिलेशन वाले सब इतना दबाव डाल देते हैं कि मैथ्स लेते ही सब ये कहते हैं IITians बनेगा क्या, IIT की तैयारी करेगा क्या, पहले बायोलॉजी लेते ही सब ये कहते थे डॉक्टर बनेगा क्या। तो इतना ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक हमारे रेगुलर कोर्स की तरह ही है जो हमारा 11th-12th की स्ट्रीम है। ये नहीं है कि आपने बायो लेते ही डॉक्टर ही बन गए, ठीक है। तो अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है। आप ये स्ट्रीम लेके भी आगे जाके इकोनॉमिक्स से आप अपने BA में इकोनॉमिक सब्जेक्ट ले सकते हो, IAS की तैयारी के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि साइंस फील्ड वाले के लिए थोड़ा RAS और IAS में एक जो पेपर आता है जनरल साइंस का, आगे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें भी पेपर आता है, वो अपने लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो आप सिर्फ बर्डन ये मत सोचिएगा कि साइंस लेने पे अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं, आप भी एक रेगुलर डिग्री कर रहे हो, उस डिग्री में और भी बहुत सारे फील्ड हैं, और साइंस तो एक ऐसा फील्ड है जिसमें वेरियस जॉब ऑफ वैरायटी। आप ये देखिएगा कि साइंस वाला स्टूडेंट के लिए बहुत सारे प्राइवेट जॉब हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट फील्ड ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें BSc किए हुए या MSc किए हुए स्टूडेंट्स के लिए जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपने साइंस लेना चाहा है तो मेरे नज़रिए से सबसे बेस्ट है। अगर आप में एबिलिटी है सिटिंग देने की, डिसिप्लिन में रहने की और रेगुलर क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो साइंस के अलावा बेस्ट ऑप्शन आपके पास नहीं है। साइंस फील्ड में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और इधर होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। आपको 11th-12th में ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। BSc कॉलेज लेवल पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको बायो वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स हट जाती है। कहाँ पे? कॉलेज लेवल पे बायो वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स हट जाती है, और यहाँ मैथ्स वालों के लिए फिजिक्स रहेगी। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके BSc लेवल पे बायो ग्रुप में भी आएगा और मैथ्स ग्रुप में भी आएगा। तो मैं मुकेश जैन आपको केमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर हम साइंस फील्ड लेते हैं तो उसके अंदर हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होती है देखिएगा, केमिस्ट्री के साथ अगर अपनी केमिस्ट्री मैच हो गई तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लोग रट के भी केमिस्ट्री को पास कर लेते हैं, लेकिन फिर रटे हुए में कंपटीशन के अंदर परेशानी काफ़ी आती है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर देखो फिजिक्स को हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन जो सपोर्टेड साइड रोल जिसका योगदान होता है सिलेक्शन में वो केमिस्ट्री है। क्योंकि जिस बंदे की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है वो अगर फिजिक्स औरों के इक्वल भी कर दे और केमिस्ट्री उसकी स्ट्रॉन्ग है तो वो सिलेक्शन निकाल के ले जाता है। तो केमिस्ट्री क्या है, क्या सब्जेक्ट है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो उसी से रिलेटेड आज का जो ये अपना टॉपिक है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, यानी रसायन विज्ञान क्या है, हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी कितनी ब्रांच होती है, उनके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। सबसे पहले देखिएगा ये रसायन विज्ञान किसकी शाखा है, विज्ञान की शाखा है। भाई रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सब की सब किसकी शाखाएं हैं, ये सब की सब विज्ञान की शाखाएं हैं। 10th क्लास में आप साइंस पढ़ के आए हो, वहाँ पे आपको रसायन विज्ञान के चैप्टर भी मिले हैं, केमिस्ट्री के भी, भौतिक विज्ञान के चैप्टर भी मिले हैं। तो सबसे पहले ये विज्ञान है क्या? विज्ञान है किसी भी थिंग को या किसी भी बात को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं तो वो ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। जैसे मैंने आपको कह दिया मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता है, ठीक है, लेकिन मैंने कोई उसको नियम के रूप में परिभाषित नहीं किया या प्रयोग के द्वारा मैंने सिद्ध नहीं किया तो वो विज्ञान नहीं है। हिस्ट्री में अपन ने चलो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ ली जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है। विज्ञान कभी उन चीज़ों को नहीं मानती जो प्रमाणिक रूप से, जिनके कोई प्रमाण नहीं है या जो प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं है। तो क्रमबद्ध रूप से ज्ञान को या प्रयोग के रूप से ज्ञान को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब इस विज्ञान की अलग अलग ब्रांच होती है, उसमें
हम जो ब्रांच पढ़ेंगे या जिस सब्जेक्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे, अपना सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। देखिएगा, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग कंपटीशन एग्जाम में आएगा। बीएससी लेवल पे, एमएससी लेवल पे, पॉलीटेक्निकल कॉलेज में, हर जगह हमें केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ना होता है, चाहे बायो ग्रुप हो चाहे मैथ्स ग्रुप हो। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान क्या है? देखो, रसायन विज्ञान विज्ञान की ही एक शाखा है, लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु दो ही रूप में होती है, जिसको अपन या तो पदार्थ कहते हैं या फिर ऊर्जा कहते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं, चाहे अपन है, चाहे हवा है, चाहे अपन बोल रहे हैं, चाहे ये चौक है, ये बोर्ड है, ये डस्टर है, इस ब्रह्मांड में सभी चीज़ों को दो ही वर्ग में बांटा गया है, या तो पदार्थ के रूप में या ऊर्जा के रूप में। तो अब रसायन विज्ञान में अपन क्या करेंगे? रसायन विज्ञान, देखिए, विज्ञान की ऐसी शाखा होगी जिसमें किसी भी पदार्थ की संरचना, संगठन और उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। तो रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान, अगर हमें कोई पूछे तो रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, जिसमें पदार्थ की संरचना, संगठन, पदार्थ की संरचना, संगठन का अध्ययन किया जाता है। वही क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये पदार्थ आखिरकार होता क्या है? भाई, रसायन विज्ञान में अपन क्या पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम किसी भी पदार्थ की संरचना, संगठन, रासायनिक अभिक्रियाएं, इनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो वो ब्रांच क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये पदार्थ क्या होता है, जिसको अपन मैटर या द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन द्रव्य भी बोलते हैं या मैटर भी कहते हैं। तो इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ दो ही रूप में उपस्थित होती है, या तो पदार्थ के रूप में या ऊर्जा के रूप में। तो क्या पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? क्या पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? देखो, एक साइंटिस्ट था आइंस्टीन, उसने क्या बताया था? E = mc²। ये फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग यदि कोई भी पदार्थ प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो वह पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाता है? ऊर्जा में। तो इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, या तो पदार्थ है या ऊर्जा है। पदार्थ वह होता है, प्रत्येक वह वस्तु, ब्रह्मांड की प्रत्येक वह वस्तु जिसमें भार होता है या फिर जो स्थान घेरती है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वह वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है उसे अपन पदार्थ कहते हैं। लेकिन ऊर्जा जो होती है उस ब्रह्मांड में स्थान को नहीं घेरती है, उसका कोई भार नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपन जैसे लगातार बोलते जा रहे हैं तो हमारी ऊर्जा या एनर्जी क्या होती जाती? ये तो ब्रह्मांड में स्टोर होती जाती। लेकिन ऊर्जा जो होती है वो स्टोर नहीं होती। पदार्थ जो होता है उसमें भार भी होता है और वह स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, यानी स्थान भी घेरता है। तो जितने भी ब्रह्मांड में पदार्थ हैं उन सब पदार्थ की संरचना का, संगठन का अध्ययन अपन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो अब आपको अगर कोई भी पूछे कि भैया आप रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? तो अपने पास सीधा सा एक ही आंसर है कि पदार्थ के बारे में विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वह शाखा क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। अब पदार्थ क्या होता है वो तो अपन डिटेल में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान की भी अलग अलग शाखाएं होती है। तो रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती है, कौन कौन से क्षेत्र में रसायन विज्ञान का उपयोग है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट है रसायन विज्ञान की शाखाएं।
रसायन विज्ञान की शाखाएं। देखिएगा रसायन विज्ञान की भी अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग ब्रांच में रसायन विज्ञान को बांटा गया है। जैसे सबसे पहले है अकार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। इसको अपन इंग्लिश टर्म भी इनकी जानना जरूरी है, क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी है कार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान। इसको अपन क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी है भौतिक रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान। इसको क्या कहा जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये तो मेन रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, 3 ब्रांच है जो अपन 11th-12th लेवल पे भी पढ़ते हैं, और कॉलेज लेवल पे तीनों ब्रांच जो होती है उनको अपन को डिटेल में अलग से पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा देखिए और भी केमिस्ट्री की ब्रांच है, जैसे पर्यावरणीय रसायन विज्ञान, पर्यावरणीय रसायन विज्ञान यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। विश्लेषिक रसायन विज्ञान, एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं अपन इसको, विश्लेषिक रसायन विज्ञान, एनालिटिकल केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। ये सब की सब क्या है? रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं। मतलब हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन, आप ऐसा मत सोचिएगा क्या यही पढ़ने पड़ेंगे, ये नहीं। अपन सिर्फ अभी एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद में बहुत इंटरेस्टिंग छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। आप अगर 11th की केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझ के पढ़ सकते हो, अगर आप 11th में रिजल्ट के प्रेशर से नहीं पढ़ो कि मेरे को रिजल्ट लाना है, क्योंकि मोस्टली तो क्या होता है स्टूडेंट्स ये इस में रहते हैं कि मेरे को नंबर बनाने हैं, उन पे प्रेशर भी परसेंटेज का रहता है। 11th क्लास में आपको समझ के पढ़ना है, आपके पास टाइम है, आपके पास कोई ये प्रेशर नहीं है कि इतने टाइम में इतना सिलेबस कवर करना ही होगा। जो पढ़ो वो इतने अच्छे से पढ़ो कि इन फ्यूचर भी आपको कभी भी उस टॉपिक में से कुछ पूछा जाए तो आपको हिचकिचाहट नहीं हो, या किसी भी टॉपिक का आपको बेसिक बहुत सी अच्छे से आता हो। रसायन विज्ञान मैंने आपको बताया ही कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी पदार्थ की संरचना, संगठन, रासायनिक गुणों इनका अध्ययन करते हैं। अब रसायन विज्ञान की भी अलग अलग शाखाएं होती है। सबसे पहली होती है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। तो देखिएगा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। अब अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? जैसे हमने कहा कि इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो अब आप बताओ कि ध्यान में है आपको अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? देखो कार्बनिक यौगिक तो वो होते हैं जिनमें कार्बन मुख्य परमाणु के रूप में या तत्व के रूप में उपस्थित होते हैं।
अकार्बनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन मुख्य रूप से नहीं होता। इसके अलावा कार्बधात्विक यौगिक या वे यौगिक जिनमें सल्फर है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये तत्व उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा एक बार सिंपल सा जानना है, जब अपन पदार्थ में यौगिक के प्रकार पढ़ेंगे कि यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं सॉरी, तो उनके बारे में अपन डिटेल से वहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी है कार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान देखिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? देखिएगा, वे यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं जिनमें कार्बन परमाणु मुख्य रूप से उपस्थित होता है। वे यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं जिनमें कार्बन परमाणु मुख्य रूप से उपस्थित होता है। और इसके अलावा हम कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन का भी अध्ययन करते हैं। आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे हाइड्रोकार्बन क्या है। जैसा नाम से क्लियर है कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, ये होती है कार्बनिक रसायन। इसका जो तीसरा पार्ट होता है रसायन विज्ञान का, वो होता है भौतिक रसायन। तो फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन क्या होती है? देखो, फिजिक्स के कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनको यदि हम किसी पदार्थ की संरचना का या संगठन का अध्ययन करने में अप्लाई करते हैं तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच क्या कहलाती है? भौतिक रसायन विज्ञान कहलाती है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक विज्ञान के नियमों या सिद्धांतों का प्रयोग पदार्थ की संरचना के लिए किया जाता है, संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाती है? भौतिक रसायन विज्ञान कहलाती है। तो अब देखो, बताओ अकार्बनिक रसायन विज्ञान कौन सी होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों के अलावा जितने भी यौगिक हैं वो कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु मुख्य परमाणु के रूप में क्या होता है? उपस्थित होता है। भौतिक रसायन, देखो दोनों नाम आ गए, भौतिक यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिक्स हो गई फिजिकल केमिस्ट्री में। तो भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ की संरचना और संगठन या पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाओं इनका अध्ययन करने के लिए अपन भौतिक विज्ञान के नियमों को, सिद्धांतों को उन पे अप्लाई करते हैं, वो क्या कहलाती है? भौतिक रसायन विज्ञान। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरणीय रसायन विज्ञान। जैसा नाम से ही क्लियर है, आजकल सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो इस केमिस्ट्री की, क्योंकि पर्यावरणीय रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करती है। यानी आज जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हमारे इन्वायरमेंट में यानी क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उन सब की स्टडी अपन जिस ब्रांच में करते हैं वो ब्रांच क्या कहलाती है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी पर्यावरणीय रसायन विज्ञान। अगली होती है विश्लेषिक रसायन विज्ञान, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, विश्लेषिक रसायन किसी भी पदार्थ की मात्रा और गुणों का अध्ययन अपन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे अपन विश्लेषिक रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे हमारे प्रैक्टिकल आएंगे, प्रैक्टिकल के अंदर हमें किसी पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी होगी, उसका आयतन ज्ञात करना होगा या गुणों के आधार पर उस पदार्थ की पहचान करनी होगी। तो किसी भी पदार्थ का मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे अपन विश्लेषिक रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए 2 वर्ड में यूज कर रहा हूँ, मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन। मात्रात्मक अध्ययन होता है वो किसी भी पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए, या जो प्रैक्टिकल जिसको अपन 11th में भी पढ़ेंगे अनुमापन कहते हैं, वो मात्रात्मक होता है। गुणात्मक होता है जैसे मेरे पास ये कोई पदार्थ है, इसमें गंध कैसी आ रही है, या मैं इसमें कोई दूसरा पदार्थ डालूं तो निकलने वाली गैस किस रंग की निकल रही है, गुणों के आधार पर अध्ययन करना गुणात्मक।
और मात्रा ज्ञात करने वाला मात्रात्मक। जैसे किसी पदार्थ में नाइट्रोजन का प्रतिशत भार बताइए, प्रतिशत मात्रा बताइए, वो मात्रात्मक अध्ययन हो गया। और किसी पदार्थ में नाइट्रोजन उपस्थित है या नहीं है इसकी पहचान करना गुणात्मक विश्लेषण हो गया। तो ये तो होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी विश्लेषिक रसायन विज्ञान, जिसमें किसी भी पदार्थ का मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन, देखिए हालांकि 3 ये ब्रांच ही मेन होती है, लेकिन ये ब्रांच भी आजकल केमिस्ट्री की जो बहुत ज़्यादा यूज होती है, जैव रसायन। जैव रसायन जैसे भौतिक रसायन किसका कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, वैसे ही जैव रसायन किसका कॉम्बिनेशन है, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे वृहद अणु हैं जिनको अपन जैव अणु कहते हैं। वो जैव अणु किस तरीके से हमारे शरीर में टूट के हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, या हमारे शरीर में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, वो रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरीके से कंप्लीट होती है, प्रोसीड होती है। तो जैव रसायन वो कहलाती है कि किसी भी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन सजीवों के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं का, या फिर अपन किसी भी लिविंग थिंग्स, ठीक है, पेड़ों में होने वाली अभिक्रियाओं का हम जिनके अध्ययन करते हैं, वो ब्रांच क्या कहलाती है, जैव रसायन कहलाती है। तो इस तरीके से ये तो हो गया केमिस्ट्री के टाइप्स क्या क्या होते हैं, केमिस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, कितने ब्रांचेज में डिवाइड होती है। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको कोई पूछे रसायन विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, संगठन और गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो ब्रांच क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान। फिर आपको पूछे क्या रसायन विज्ञान और आगे भी इसकी कोई ब्रांचेज हैं, बिल्कुल है। रसायन विज्ञान की 3 ब्रांच मेन है, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रसायन। अपन 11th-12th लेवल पे अकार्बनिक और भौतिक को साथ पढ़ेंगे और कार्बनिक के चैप्टर अलग आएंगे। वैसे तीनों ही ब्रांच के चैप्टर मिक्स होते हैं। जैसे आपकी 10th क्लास की साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिक्स होती है, उसी तरीके से 11th और 12th की केमिस्ट्री में तीनों केमिस्ट्री मिक्स होती है, साथ में इनका भी कोई एक एक चैप्टर ऐड होता है। जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 11th क्लास में पूरा एक चैप्टर है जो इस केमिस्ट्री की ब्रांच का ही पार्ट है। बायोमोलिक्यूल, जैव अणु 12th क्लास में एक चैप्टर है जो इसका ही पूरा पार्ट है। तो ये तो हो गया केमिस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी ब्रांच होती है, केमिस्ट्री में अपन स्टडी क्या करेंगे, क्या किसकी स्टडी करेंगे। सीधा सा अपने माइंड में एक कंसेप्ट रखो, किसी भी पदार्थ का पूरा विश्लेषण करना, पूरा बायोडाटा निकालना किस में आता है, केमिस्ट्री में। यानी हम किसी भी पदार्थ की संरचनाओं का, गुणों का, संगठन का अध्ययन जिस ब्रांच में करेंगे वो क्या कहलाएगी, रसायन विज्ञान कहलाएगी। अब नेक्स्ट है कि रसायन विज्ञान की उपयोगिता किस किस क्षेत्र में है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंदर रसायन विज्ञान ने अपना योगदान दिया है। तो थोड़ा उनके बारे में अपन जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र आएंगे जिसके अंदर रसायन विज्ञान काफ़ी उपयोगी है और रसायन विज्ञान ने अपना योगदान भी दिया है। रसायन विज्ञान की विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता। देखो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें रसायन विज्ञान ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, यानी योगदान दिया है। लेकिन हमारे लिए जो बहुत ही परिवर्तन वाले फील्ड है, जिनके कारण इकोनॉमी रेट बढ़ी है, इतना ज़्यादा अपन ने ग्रोथ किया है, अपन आगे गए हैं, उन सब में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें रसायन विज्ञान ने अपना योगदान दिया है। तो उसमें सबसे पहला है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में आपको पता है कि रसायन विज्ञान का उपयोग होने के बाद में पैदावार, गुणवत्ता, इन में काफ़ी चेंजेज आया है। कैसे? क्योंकि कृषि क्षेत्र में रसायन विज्ञान ने हमें बहुत सारे उर्वरक, फर्टिलाइजर हैं, कुछ कीटनाशक दवाइयाँ हैं, कुछ पीड़ानाशी दवाइयाँ हैं, इन सब का हमें रसायन विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन दिया है।
हमें ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ानी है, जैसे यूरिया है, आपको पता है यूरिया क्या होता है? यूरिया एक केमिस्ट्री यानी एक कंपाउंड है जिसका केमिकल कंपोजिशन या स्ट्रक्चर जान के कि ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको पूरा किया जाता है, क्योंकि यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो रसायन विज्ञान के द्वारा हम ज़मीन के अंदर ये जान सकते हैं कि उसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से पोषक तत्व उसको कितनी मात्रा में देने हैं, और पौधे के विकास के लिए अगर मान लीजिए फसल में कोई रोग लग गया तो उसके लिए केमिकल्स जो यूज करते हैं हम, जो फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक यूज करते हैं। तो सीधा सा एक ही बात है कि रसायन विज्ञान का एग्रीकल्चर फील्ड में आने के बाद पैदावार में, गुणवत्ता में, इन सब में काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है। तो कृषि के क्षेत्र में केमिस्ट्री ने क्या योगदान दिया है? कृषि के क्षेत्र में केमिस्ट्री के आने के बाद में पैदावार भी काफ़ी बढ़ी है, गुणवत्ता भी बढ़ी है। तो ये सब योगदान किसका है? रसायन। कैसे बढ़ी? क्योंकि रसायन विज्ञान ने हमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स दिए, फर्टिलाइज़र दिए। यदि हमारी फसल किसी रोग से ग्रसित हो जाती है तो उसका निदान करने के लिए कि किस कारण से, कौन से तत्व की कमी के कारण ये रोग लगा है, उसको अपन केमिस्ट्री की हेल्प से जान के उसको कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके अंदर केमिस्ट्री का बहुत ही योगदान रहा है वो है चिकित्सा के क्षेत्र में। आज चिकित्सा का क्षेत्र बहुत ही आगे डेवलप हो गया है और आगे डेवलप होता गया है। उसके अंदर भी केमिस्ट्री का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। जितनी भी ड्रग्स हैं या मेडिसिन है, जितनी भी ड्रग्स हैं या औषध जो होती है, यानी कोई भी अपन बीमारी से ग्रसित हैं तो उस बीमारी पे के लिए जो अपन ड्रग्स या दवाइयाँ लेते हैं, औषध लेते हैं, वो सब किसकी देन है? वो सब केमिस्ट्री की ही देन है। केमिस्ट्री के द्वारा उनका केमिकल कंपोजिशन जानकर, उन दवाइयों का संगठन जानकर उनका निर्माण किया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में केमिस्ट्री का बहुत ही बड़ा रोल है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों का डायग्नोसिस करना है, हमें पता लगाना है, तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे MRI है, ठीक है, CT स्कैन है, एक्सरे हैं। ये सब भी केमिस्ट्री के और ज़्यादा डेवलप होने और चिकित्सा के क्षेत्र में आने के बाद में पॉसिबल हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे अपन तत्व का यूजेज आने लगे हैं, जैसे कैंसर के अंदर आयोडीन या कोबाल्ट, इनका रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है। इनका किस में यूज किया जाता है? रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है। तो केमिस्ट्री का चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों को बनाने में ये टेक्निक जो है, एक्सरे है, MRI है, CT स्कैन है, रेडियोथेरेपी है, इन सब में भी किसका यूज होता है? केमिस्ट्री का यूज होता है। जो तीसरा इम्पोर्टेंट है वो है औद्योगिक क्षेत्रों में। औद्योगिक क्षेत्रों में देखो, केमिस्ट्री का इंडस्ट्रियल जो फील्ड है यानी औद्योगिक क्षेत्र है, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है। आपने एक नाम सुना होगा, बहुलक यानी पॉलीमर। बहुलक के आने के बाद में हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। क्योंकि बहुलक ने हमें बहुत सारे ऐसे उत्पाद दिए हैं जो डेली लाइफ के अंदर हम बहुत ज़्यादा हमारे यूज आते हैं, और उसके कारण बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, वो विकसित हुआ है। जैसे बिजली के बटन हैं, स्विच हैं, किसके बने हुए होते हैं? बेकेलाइट का। ये इंसुलेटर होता है, विद्युत रोधी होता है, जिसके कारण इनमें क्या नहीं आता? करंट नहीं आता। तो इस बेकेलाइट का संगठन क्या होता है? हमें कौन कौन से कंपोजिशन के अंदर अन्य पदार्थों को मिलाना पड़ता है, जिसके कारण किसी पर्टिकुलर बहुलक का क्या होता है? निर्माण होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा योगदान बहुलकों ने दिया है। आज जो प्लास्टिक है, PVC है, अब अपन देखते हैं पानी की इतनी इतनी बड़ी पाइपें लाइनें आती है जो काफ़ी सालों तक अगर ज़मीन में पड़ी रहे तो डैमेज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पहले अपन लोहे की पाइपें यूज करते थे, तो अब वो तो मेटल है, धातु है, एक सीमित मात्रा के अंदर उसका संसाधन है, ठीक है। लेकिन ये जो बहुलक है, ये कृत्रिम बहुलक है, जिनको अपन उद्योगों के अंदर
बना सकते हैं इसका संगठन जान के। तो रसायन विज्ञान के द्वारा उनके संगठन का अध्ययन करके फिर इंडस्ट्री में अपन उनको बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा योगदान केमिस्ट्री के आने के बाद में औद्योगिक क्षेत्र में, चाहे मेडिकल फील्ड में इंडस्ट्रियों में मान लो, चाहे पॉलीमर वाली इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो सीमेंट कारखाने हैं कि सीमेंट का संगठन जान लिया गया कि सीमेंट क्या है, जिसके अंदर अगर पानी मिला के और उसके साथ मोर्टार जिसे अपन बोलते हैं वो मिला के अगर उसका लेप कर दिया जाए तो 3-4 घंटे बाद में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसा संगठन जान के अपन कृत्रिम रूप से क्या बना सकते हैं, वो जो मिट्टी का टाइप होता है सीमेंट, उसको बना सकते हैं। तो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा योगदान है किसका, केमिस्ट्री का। इसके अलावा जो नेक्स्ट अगला योगदान है केमिस्ट्री का वो है युद्ध के क्षेत्र में। अब अपन सोचेंगे कि यार युद्ध के क्षेत्र में योगदान थोड़ी होता है, पर युद्ध करना कोई अच्छी बात थोड़ी है, लेकिन हर देश को अपनी रक्षा करने के लिए या कई बार कुछ आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए या कुछ असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए कुछ ऐसे रसायनों का यूज किया जाता है जो हमारे युद्ध के क्षेत्र में काफ़ी काम आते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा आंसू गैस, जिसको अपन क्लोरोपिक्रीन कहते हैं। आंसू गैस को अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन। टीयर गैस होती है ये, ठीक है, टीयर गैस होती है। ये क्लोरोफॉर्म पे NO2 ग्रुप को ऐड करने पे यानी नाइट्रोक्लोरोमीथेन अपन जिसे बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन जो आंसू गैस होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, ये सब किसके योगदान हैं, केमिस्ट्री के ही योगदान हैं, जिनके द्वारा अपन अपने देश की रक्षा करने के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रबल हुए हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, इसके अलावा पर्यावरण को जानने के लिए, पर्यावरण की स्टडी करने के लिए और पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को रोकने के लिए भी केमिस्ट्री का बहुत सारा योगदान है। अगर हमें पता चल गया कि जैसे एसी से निकलने वाला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे अपन फ्रियोन कहते हैं, वो अगर हमारे ओजोन परत को नष्ट कर रहा है तो उसका संगठन जान के आजकल कृत्रिम जैसे उसका विकल्प खोज लिया गया जिसको R22 कहते हैं, उसका यूज किया जाता है एसी में, इनमें। तो आज आपके लिए थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, और केमिस्ट्री की कौन कौन से ब्रांचेज होती है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर केमिस्ट्री का उपयोग किया जाता है। तो ये तो अपन ने रसायन विज्ञान का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब अपन जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे अपन कि हमने ये कहा रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, पदार्थ का। तो अब पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का कैसे वर्गीकरण करते हैं, पदार्थ भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है, वो सब अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। आप लगातार ज्वाइन रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप केमिस्ट्री को थोड़ा समझ के पढ़ोगे, ऐसा मत सोचना ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ही आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा। ये तो आपको एक ज़रूरी था बताने के लिए कि कौन कौन से फील्ड में अपन केमिस्ट्री यूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री की ब्रांचेज क्या होती है, इसके अलावा केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।